दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क बताया है। जब तक आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप जो कुछ भी पढ़ोगे, लिखोगे, सीखोगे वो भूल ही जाओगे। जो भी इंसान किसी चीज को लंबे अरसे तक याद रख पाता है वो जानते हुए या ना जानते हुए इस फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ पढ़ाई में ही आपकी मदद नहीं करता बल्कि चीजों को समझने में और उनको लंबे अरसे तक याद रखने में आपकी मदद करता है। तो आप शायद सोचोगे कि अगर ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है तो इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही मुश्किल होता होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल इसके बरअक्स इसको इस्तेमाल करके ही आप आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हो और चीजों को सीख सकते हो। देखो, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको पढ़ाई में और किसी भी चीज को सीखने में बड़ी मुश्किल होगी और जैसे ही आपको मुश्किल होगी आपकी तवज्जो पढ़ाई में नहीं लग पाएगी। ये वीडियो नहीं आपके हाथ में खजाना आ गया है, इसमें मैंने डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। अगर आपने कोई स्किल सीखनी है या फिर कोई कोर्स करना है जैसे प्रोग्रामिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, अकाउंटिंग का, कोई भी कोर्स हो सकता है, इस सूरत में यही सिर्फ वो फ्रेमवर्क है जो आपको आसानी के साथ चीजों को लंबे अरसे तक याद रखने में, समझने में, सीखने में मदद कर सकता है, वरना आप अपने कोर्सेज को भी दरमियान में छोड़कर जाओगे। दोस्तों इस फ्रेमवर्क के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से ही बराबर की अहमियत रखते हैं। अब चलते हैं पहले हिस्से फेynman तकनीक की तरफ। प्रोफेसर रिचर्ड फिलिप्स फेynman थ्योरेटिकल फिजिक्स था। वो फिजिक्स को और बहुत मुश्किल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एक आम इंसान को भी बड़ी आसानी के साथ समझा दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको उल्टा नाम दी ग्रेट एक्सप्लेनर यानी कि अजीम वजाहत करने वाला पड़ गया था। इनके काम से बिल गेट्स इतना मुतासर था कि बिल गेट्स ने इनके सारे के सारे लेक्चर खरीद कर फ्री में पब्लिकली अवेलेबल करवा दिए थे। दोस्तों फाइनल टेक्निक के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है समझने की कोशिश करें और इसको समझें। आपने जिस चीज को याद करना है सबसे पहले आप उस चीज को पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो फिर भी आप इसको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस तकनीक के दूसरे फेज के अंदर आपने जो कुछ समझा है आप इस चीज को किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा इंसान दस्तयाब ना हो। इस सूरत में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को समझा रहे हैं। जब आप समझाने की कोशिश करोगे तो पहले आप 1-2 बार सही तरह से नहीं समझा पाओगे, आप दरमियान में कहीं अटक जाओगे। तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा से समझाने की कोशिश करनी है। ऐसा आपके साथ होगा। फाइनल टेक्निक का तीसरा फेज है और सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इस चीज के अंदर जो पहले आपने पढ़ा था, जो आपने समझाया था, इस चीज को किसी 10 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करनी है। इस चीज को इतने आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करनी है कि 10 साल का बच्चा और एक अनपढ़ इंसान उसको अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। किसी भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, अपने अल्फाजों को बिल्कुल आसान रख के समझाना है। जब आप इस तरह समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप इतने ज्यादा आसान अल्फाज के अंदर समझा ही ना पाओ, लेकिन जब आप 3-4 बार मुसलसल कोशिश करोगे तो आपको वो चीज खुद एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आप किसी 10 साल के बच्चे को भी कोई चीज समझाने के काबिल हो जाओगे। बस आपने करना ये है कि इस चीज को एकदम आसान अल्फाज में रखना है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, समझना है, याद करना है। सबसे पहले आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बुक से या कहीं से भी पढ़ेंगे। जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा। अब समझने की कोशिश करें इसमें क्या बात हो रही है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो मुखालिफ सिमत में होता है, बराबर होता है। इस चीज को समझें। पहले फेज के अंदर आप चलते हैं दूसरे फेज के अंदर। इसके अंदर जो आपने समझ लिया है इसे हमने समझाना है किसी दूसरे इंसान को। अब दूसरा इंसान दस्तयाब नहीं है तो हमने खुद ही इमेजिन करके किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करनी है। जब आपने किसी दूसरे को समझाना है तो इस वक्त आप इस तरह से समझाओगे कि अगर आप किसी दीवार पर फोर्स लगाओगे तो वो दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पर फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। आपने किसी दूसरे को समझा दिया और बगैर अटके हुए एकदम आसानी के साथ समझा दिया। अब सबसे मेन फेज 3 की तरफ आ जाते हैं जिसमें आपने सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किसी एक बच्चे को भी समझ आ जाए। इसमें आप क्या क्या समझाओगे भला? अगर आप दीवार पर मुक्का मारोगे तो दीवार भी इतनी जोर से आपको मुक्का मारेगी। ये चीजें एक बच्चे को भी समझ आ जाएंगी और एक अनपढ़ को भी समझ आ जाएंगी, सबको समझ आ जाएंगी। लेकिन सबसे हटकर ये चीज अब आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप की तरफ, फ्लैश कार्ड्स। दोस्तों साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं जिसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हम किसी चीज को याद कर सकते हैं या लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं तो वो चीज है फ्लैश कार्ड्स। आप शायद पूछोगे कि फ्लैश कार्ड्स क्या होता है। दोस्तों ये एक पेपर का टुकड़ा ही होता है। इसके एक साइड पर हमने क्वेश्चन लिखा होते हैं और उसकी दूसरी साइड पर हमने आंसर लिखे होते हैं। दोस्तों देखने में कोई खास चीज नहीं लगती, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं।
आपने करना ये होता है कि जो भी आपने समझा है इसके अंदर जितने क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स के फ्लैश कार्ड्स बना लेने होते हैं। बाद में आपने किसी एक रैंडम फ्लैश कार्ड्स को उठाना होता है, इस पर लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ना होता है और इसका जवाब देने की कोशिश करना होती है। जब आप जवाब दे चुके हो इसके बाद में आपने इसको उल्टा करके जो जवाब इस फ्लैश कार्ड के पीछे लिखा है इसको पढ़ना है और जो जवाब आपने दिया था और जो पीछे लिखा है इन दोनों को मैच करके देखना होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें खास बात कौन सी है। दोस्तों, फ्लैश कार्ड्स के अंदर जो खास बात है वो मैं फ्रेमवर्क के तीसरे स्टेप्स के अंदर जाकर बताऊंगा। बस आप ये समझ लें कि आपने इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाने होते हैं। लेकिन पर्सनली दोस्तों मैं खुद फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाता क्योंकि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है, पेपरों को काटना पड़ता है और बाज़ का उनमें से कुछ गुम भी हो जाते हैं या फिर मैथ के कार्ड्स और फिजिक्स के कार्ड्स मिक्स भी हो जाते हैं, मसला होता है। बल्कि मैं जो सिंपल काम करता हूँ, जिस तरह से हम रजिस्टर्ड पर ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर लिखते हैं, मैं इसी तरह से लिखता रहता हूँ। और जब मैंने फ्लैश कार्ड को पढ़ना होता है तो मैं एक पेपर का टुकड़ा जवाब के ऊपर रख देता हूँ, इस सवाल को पढ़ता हूँ और फिर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। यानी कि फ्लैश कार्ड्स का काम खत्म करके पेपर के ऊपर ही सारा कुछ लिख देता हूँ। अब आपने फाइनल टेक्निक लगाकर जो चीज समझनी है उसके सवालात बना लेने हैं। जैसा कि आपका सवाल हो सकता है कि जब आप दीवार पर मुक्का मारते हो तो दर्द क्यों होता है। ऊपर आप ये सवाल लिखोगे, इसके नीचे अब आपने इसका जवाब लिखना है। जब आप दीवार पर मुक्का मारते हो तो दीवार पर इतनी ही जोर से आपको मुक्का मारती है। इसी तरह से इसके अंदर और भी जितने क्वेश्चंस हैं इनको निकाल लेना है। जैसे किसी एक्शन के बाद क्या होता है, इसी तरह हम इसका जवाब लिख देंगे। एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन मुखालिफ सिम्मत में होता है। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर्स बनाकर रख देने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने सिर्फ एक बार बनाने हैं अपनी जिंदगी में। बाद में इनको क्वेश्चन आंसर से आपने रिवीजन करनी है। जब भी आपको भूलेगा तो आप इन क्वेश्चन आंसर से अपनी रिवीजन कर पाएंगे। इस चीज का आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस बहुत बड़े ना हो। जैसा कि फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में हमने क्या सीखा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने फ्लैश कार्ड्स पर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीखी हैं, बल्कि आपने इन चीजों का लिखना है कि फलां चीज क्या है, फलां क्या है। आपने सवालात को बहुत छोटा भी नहीं कर देना, बल्कि दरमियाने साइज का सवालात रखने हैं जिनका जवाब एक पैराग्राफ के अंदर या एक लाइन के अंदर दिया जा सकता हो। दोस्तों, फ्लैश कार्ड्स बनाने के बाद हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क के तीसरे स्टेप की तरफ, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। दोस्तों, दो डॉक्टर प्रोफेसर ने दो ग्रुप्स पर रिसर्च की थी। उन्होंने दो ग्रुप्स को लिया। एक ग्रुप का नाम ग्रुप ए और एक का नाम ग्रुप बी था। ग्रुप ए को कहा गया कि तुमने 3 घंटे पढ़ना है और ग्रुप बी ने भी 3 घंटे पढ़ना था, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग मेथड से पढ़ना था। ग्रुप ए को कहा गया कि आप एक चीज को बार बार पढ़ो और इसको याद करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ ग्रुप बी को कहा गया कि तुम चीजों को सिर्फ एक बार पढ़ो और उसके बाद में जो पढ़ा है इसका अपने आप को जवाब दो, अपने आप का फुल टेस्ट लो। दोस्तों, दोनों ग्रुप्स के पास 3 घंटे थे पढ़ाई करने के लिए। जब इन दोनों का रिजल्ट आया तो ग्रुप बी ने, जिन्होंने एक बार पढ़ने के बाद में अपने आप को टेस्ट देना था, इनकी परफॉर्मेंस 60% से ज्यादा अच्छी थी और जो सिर्फ बार बार पढ़कर याद कर रहे थे इनको बहुत कम चीजें याद हुई थी। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि जब एक हफ्ते के बाद इन दोनों का दोबारा टेस्ट लिया गया तो ग्रुप ए जो था, जिन्होंने बार बार चीजों को पढ़कर याद करना था, वो तकरीबन 90% चीजों को भूल चुके थे। उनको पता ही नहीं था उन्होंने पढ़ा क्या था। लेकिन जो ग्रुप बी था, जिसने चीजों को एक बार पढ़ा था और उसके बाद में बार बार अपना टेस्ट लिया था, इस ग्रुप को 70% चीजें याद थी। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद भी उन दोनों ग्रुप्स का एक और टेस्ट लिया गया। इसमें पता चलाया गया कि किस ग्रुप को चीजें ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुई हैं। तो तब भी अपने आप का टेस्ट लेने वाले ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ग्रुप ए की निस्बत बहुत ज्यादा थी। इसीलिए दोस्तों, आपने चीजों को सिर्फ एक बार पढ़ना है और इसके बाद में अपने आप का खुद ही टेस्ट लेना है। अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा है। और दोस्तों, इसी वजह से आपने फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना है। फ्लैश कार्ड्स पर आपने जो क्वेश्चंस एक बार लिख दिए, इसका जवाब एक बार लिख दिया। अब इसके बाद में आपने क्वेश्चन को देखना है और अपने आप का टेस्ट लेना है कि मैंने इसका जवाब क्या लिखा था। अब जब आप 2-3 बार अपना टेस्ट ले लोगे तो आपको अच्छी तरह चीजें याद हो जाएंगी और ऐसी होंगी कि वो भूलेंगी कभी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज का कुछ पार्ट आपको भूल जाएगा। ये सब ही इंसानों के साथ होता है, भूलना हमारी फितरत है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉरगेटिव कर्व, यानी चीजें आपको किस तरह से भूलती हैं। जिस दिन आप पढ़ते हो, यानी कि ये 0 वाले दिन, उस दिन के एक दिन के बाद आपको 20% चीजें भूल चुकी होती हैं। इसलिए आपने जिस चीज को आज पढ़ा है उसको कल लाजमी पढ़ना है और जब आप कल लाजमी पढ़ोगे तो फिर अगले 2 दिनों के बाद यानी तीसरे दिन चीजें आपको 20% भूल जाएंगी। फिर आपने इसकी रिपीटेशन करनी है। फिर आपने एक दफा अपने सवालात को उठाना है और उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। इसके बाद 6 दिनों के बाद आपने दोबारा से चीजें 20% भूल जाएंगी। आप छठे दिन दोबारा से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो प्रैक्टिस है ये फिर आपके कई महीनों तक चलेगी। इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि आपने एक दिन के बाद जो पढ़ा है इसका दोबारा से टेस्ट लेना है। 3 दिन के बाद दोबारा से फिर टेस्ट लेना है और 6 दिन के बाद दोबारा फिर टेस्ट लेना है। इस टेस्ट लेने के बाद चीजें आपको लंबे अरसे तक याद हो चुकी
होंगी। और ये टेस्ट लेना मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा मुझे पता नहीं कितनी देर में टेस्ट देना होगा, सिर्फ 10 मिनट का काम है ये, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए होंगे और आंसर देने हैं और एक बार पढ़ना है। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो के ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं करता तो वो चीजों को कैसे लंबे अरसे तक याद रखेगा। इस वीडियो को दोबारा से शुरू करके देखें, अच्छी तरह से समझें जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने क्लास के तमाम दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि चीजों को अच्छी तरह से समझकर पढ़कर लंबे अरसे तक याद रखा जा सके। दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और ये मेरी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल सुनो जानो पे देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।